हेलो बच्चों, आई एम शिवांश और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैटर नंबर सराउंडिंग का 5वां पार्ट। अपने 4 पार्ट पहले पढ़ लिए थे तो बहुत कुछ सीख लिया अपने मैटर नंबर सराउंडिंग में। आज अपन 5 जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इवेपोरेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली तो चीज ये है कि आपको ये पता होगा, मैंने लास्ट वाले पार्ट में आपको एक टर्म बताया था, दैट इज कॉल्ड द वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था वेपराइजेशन क्या होता है। आपके पास में लिक्विड है और ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते थे। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? वेपराइजेशन कहते थे। और मैंने आपको बताया था कि वेपराइजेशन 2 तरीके से होता है। अच्छा, कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट कब होगा? 2 तरीके से होता है ना। जैसे मान लो कि आपने फर्श पे पानी फेंक दिया, ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद में वो पानी अपने आप सूख जाता है। लिक्विड कहाँ चला गया? वो गायब तो नहीं, गैस में तो जादू तो हुआ नहीं कि वो लिक्विड एकदम से गायब हो गया। बताइए, ऐसा तो कोई जादू हुआ नहीं है। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, आप अपने किचन में बॉईल करते हैं वाटर वगैरह को, तो वो अपने आप अपना चला जाता है, पेपर बन जाता है। तो 2 तरीके से वेपराइजेशन हो रहा है, एक तो अपने आप हो रहा है, एक आप बॉईल कर रहे हैं। तो 2 तरीके से क्या होता है? वेपराइजेशन होता है। एक अपने आप हो रहा है और एक को क्या कर रहे हैं हम? बॉईल कर रहे हैं। बॉईल कर रहे हैं। तो जो अपने आप हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। और जब बॉईल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। तो क्या इवेपोरेशन और बॉइलिंग एक ही प्रोसेस है? क्योंकि दोनों में एक ही चीज हो रही है कि लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि वेपराइजेशन के तो 2 टाइप्स थे, चाहे आप इवेपोरेशन को कहें चाहे बॉइलिंग को कहें। ये वेपराइजेशन के ही 2 टाइप्स हैं, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि है तो दोनों एक ही, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। फिर इन दोनों में क्या अंतर है? तो एक तरफ आप हेडिंग डाल दीजिए इवेपोरेशन, और एक तरफ हेडिंग डाल दीजिए बॉइलिंग। बताइए, मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट क्या था? बताइए, बॉइलिंग पॉइंट क्या था? किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर जब वो लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर दे। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। मैंने ग्राफ बताया था पिछले वाले पार्ट में कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा टेम्परेचर का जब वो लिक्विड, मतलब जब वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। और वो कौन से टेम्परेचर पे कर रहा था? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया? अब बॉइलिंग क्या है भाई? जो टेम्परेचर था बॉइलिंग पॉइंट का, उस पे जो बॉईल करना स्टार्ट कर रहा था वो टेम्परेचर की क्या था? बॉइलिंग पॉइंट था। और ये प्रोसेस क्या थी? बॉइलिंग। मतलब वेपराइजेशन जब हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट पर हो रहा है। वेपराइजेशन एट बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी अपना टेम्परेचर ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तभी वो वाटर क्या होगा? वेपराइज करेगा। मतलब वाटर जो है वो वेपर में कब कन्वर्ट होगा? वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा जब आप 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे। लेकिन इस प्रोसेस को तब हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग कहेंगे। याद रखना, जब 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं तब इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहा जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरा टर्म मैं यहाँ पे ले रहा हूं, वेपराइजेशन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। वेपराइजेशन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है कि आपके पास में वाटर है, ठीक है, और ये इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। वाटर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? वेपर में। तो यहाँ पे तो हमने 100 डिग्री सेल्सियस लिया था तो हम उसको बॉइलिंग कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारे पास में 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस से क्या है? कम है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है। तो क्या अब ये बॉइलिंग कहलाएगा? नहीं।
अब इसको क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन भी एक प्रकार का वेपराइजेशन है। इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर या जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। इट इज अ प्रोसेस इन विच, मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, मैंने पूरा समझा दिया इवेपोरेशन के बारे में, बस मैं आपसे बोल दे रहा हूँ कि इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर या लिक्विड, ठीक है, लिक्विड चेंजेस इनटू द वेपर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट से कम, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर आप दे रहे हैं, जैसे मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो सकता है, तो ये वो टेम्परेचर रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस, ये आपको समझ में आया। अब आगे की डिफरेंसेस देख लें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो पूरी डेफिनेशन ही है, अगर आप देखेंगे ये तो पूरी डेफिनेशन ही रहती है। अगला डिफरेंस क्या है, मुझे एक बात बताइए, आपने कभी ये गौर किया है, जैसे मान लो कि आप फर्श पे पानी गिरा दो, ठीक है, वो पानी सूखेगा, मतलब वो पानी वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और एक तरफ आप गैस पे पानी गर्म कर लो, मुझे वो बताओ कौन सा जो वाटर है, फर्श पे गिरा हुआ वाटर या गैस वाला वाटर, कौन सा वाटर जल्दी बॉइल करेगा, मतलब जल्दी इवेपोरेट करेगा, बताइए, मतलब जल्दी वेपराइज होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, बताओ कौन सा होगा, बॉइलिंग वाला होगा ना। आपको दिख जाएगा यार उसमें टाइम लगता है, फर्स्ट वाले में टाइम लगता है बहुत, बॉइलिंग वाला तो बहुत इजीली हो जाता है, बॉइलिंग वाला तो बहुत इजीली हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इवेपोरेशन जो है, बताइए इसमें से दोनों में कौन सी स्लो प्रोसेस है, इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस, इवेपोरेशन क्या है, स्लो प्रोसेस है, जबकि आप बॉइलिंग की बात करेंगे तो बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस होगी, मतलब टाइम तो इसमें भी लगेगा लेकिन इतना नहीं लगेगा जितना मतलब इसमें लगा था, ठीक है, इसमें बहुत टाइम लग रहा था, इसीलिए स्लो प्रोसेस है। इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस, बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस, ठीक है। तीसरा डिफरेंस बताइए, तीसरा डिफरेंस बताएं। तीसरा डिफरेंस ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आप इवेपोरेशन के आगे के कॉन्सेप्ट्स में सीखेंगे। इवेपोरेशन जो होता है वो एक सरफेस फिनोमेना होता है, इवेपोरेशन जो होता है वो एक सरफेस फिनोमेना होता है, जबकि अगर आप बॉइलिंग की बात करेंगे तो बॉइलिंग, क्या बॉइलिंग सरफेस फिनोमेना है, क्या बॉइलिंग सरफेस फिनोमेना है, नहीं, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना होता है, इट इज अ बल्क प्रोसेस, मैं यहाँ पे प्रोसेस ही लिख दे रहा हूं, बल्क प्रोसेस। इसका मतलब समझिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपके पास में क्या था, एक कंटेनर था, इसमें पानी भरा हुआ था, ठीक है, आपने कभी देखा है जब आप इसको हीट करते हैं ऐसे, या आपने बर्नर पे वगैरह ये हीट इसमें आपने किया, जब उसको हीट करते हैं तो क्या होता है बताइए, जब आप उसको बॉईल भी करते हैं, पानी को गर्म किया आपने, जब वो बहुत ज्यादा बॉईल होने लगता है, जब वेपर बनने लगती है, तो आप देखेंगे नीचे से पार्टिकल्स ऊपर आते हैं, ये सब ऊपर आता है, मतलब आप कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं देखेंगे जो शांत बैठा हो, हर एक पार्टिकल में हलचल होती है। पार्टिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई मैटर है और मैटर भी तो पार्टिकल से बना होगा। अच्छा, ये हलचल क्यों हो रही है, ये हलचल क्यों हो रही है, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। आप उसको हीट दे रहे हैं, मतलब क्या है इसका, आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उसकी डिफ्यूजन रेट बढ़ रही है, इतना ज्यादा मूवमेंट हो रहा है उसमें कि रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, वो रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, रैंडम मूवमेंट हो रहा है, डिफ्यूजन रेट इंक्रीज हो रही है, ये चीज तो होती है, और सारे पार्टिकल्स में ऐसा होगा, तभी कोई बल्क प्रोसेस है। बल्क प्रोसेस मतलब है कि पूरा बल्क में पार्टिकल्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं, इसीलिए क्या है, बल्क प्रोसेस है, ठीक है, इसीलिए क्या है, बल्क प्रोसेस है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या इवेपोरेशन में ऐसा होता है, भाई इवेपोरेशन में आपने फर्श पे पानी डाल दिया, या फिर कभी छोटे मोटे जो गड्ढे वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी नदी इवेपोरेट हो जाती है, हो भी जाती है, अगर उसमें लंबे टाइम तक पानी ना आए और गर्मियों में बहुत तेजी मतलब धूप वगैरह पड़े तो वो भी इवेपोरेट हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप फर्श का एग्जाम्पल जरूर देख सकते हैं, क्योंकि नदी का इवेपोरेशन देखने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, फर्श का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, या फिर आपके रोड वगैरह पे कोई गड्ढे वगैरह हो उसमें पानी भर जाए, आप उसको देख सकते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि सरफेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इवेपोरेट करते हैं, सरफेस के पार्टिकल्स आपके इवेपोरेट करते हैं, वो फिर धीरे धीरे पहले सरफेस के पार्टिकल्स इवेपोरेट किए, वो करके फिर सरफेस के लिए, फिर सरफेस के, ऐसे कर करके एक एक परत जो है ना वो इवेपोरेट होती है, इसीलिए इसमें टाइम लग जाता है, इसीलिए स्लो प्रोसेस है। जबकि बॉइलिंग में बल्क पार्टिकल्स जो होते हैं, पूरे बल्क में पार्टिकल्स जाकर के बॉइल कर जाते हैं, इसीलिए फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए ये सरफेस है और यहाँ पर
ये परत बनी हुई है, मतलब ये पूरा वाटर है, तो पहले ये वाली परत गायब होगी, फिर ये वाली गायब होगी, फिर ये वाली गायब होगी। इस तरीके से पूरा वाटर जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो तीन मैंने आपको डिफरेंस बताए हैं इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में। ये दोनों ही वेपराइजेशन के ही टाइप्स हैं। मतलब मैंने जो आपसे कहा था ना कि लिक्विड गैस में या फिर वेपर में चेंज हो रहा था, तो उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कह रहे थे। ये मैंने आपको बता दिया था, ये मैंने आपको थर्ड पार्ट में बताया था, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया था क्या? हाँ शायद स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया होगा। ठीक है, तो उसी में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे मतलब ये रहते हैं। नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं, कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया था, फोर्थ पार्ट में बताया था। ठीक है, कि मैटर आपस में किस तरीके से चेंज होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लिक्विड मैटर है, गैस मैटर है, तो लिक्विड गैस में कैसे चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेपराइजेशन कहते हैं। मतलब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, हीट थे। ठीक है, तो वेपराइजेशन के दो टाइप्स थे, बॉइलिंग और इवेपोरेशन। पहला डिफरेंस क्या होता है, डेफिनेशन बताई थी कि भाई इवेपोरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें वाटर या लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पर बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पे अगर वो बॉइल करता है, चेंज होता है। ठीक है, ये स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है, ये सरफेस फिनोमेना है, बल्क फिनोमेना है। ये आपको समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको डिफरेंस बताया है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस वाले पार्ट में हमें बॉइलिंग के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बॉइलिंग तो इतनी ही था, बस एक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए था कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है। अब हमें तो सिर्फ इवेपोरेशन के बारे में पढ़ना है। मुझे पता है कि आपको इवेपोरेशन की रेट बढ़ानी है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको इवेपोरेशन की रेट बढ़ानी है तो आप क्या करेंगे बताइए। जैसे मान लीजिए ये आपके फर्श पे पानी फैला हुआ है, आपको वाटर इवेपोरेट करना है, बहुत जल्दी करना है इवेपोरेट। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत धीरे धीरे हो रहा है, आपको बहुत जल्दी इवेपोरेट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे बताओ? फिर आप क्या करेंगे? तो ऐसे चार फैक्टर्स होते हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, ऐसे चार फैक्टर्स होते हैं जो हमें याद रखने हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इवेपोरेशन की रेट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इवेपोरेशन की रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसके लिए चार चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज तो ये है कि आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। सबसे पहली चीज तो ये है ना कि आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। टेम्परेचर, मुझे बात बताओ कि एक जगह पे है जहां पर थोड़ा ना सर्दी है और एक जगह पे बहुत गर्मी है, मतलब सनलाइट भी आ रही है, बढ़िया गर्मी है, तो कौन सी जगह पर जो है वाटर जल्दी इवेपोरेट करेगा? भाप में किसमें जल्दी बदलेगा? आप सीधा सा सब जानते हैं कि भाई जहाँ पर गर्मी होगी, जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां पे बदलेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। दूसरा फैक्टर क्या होता है इवेपोरेशन की रेट को बढ़ाने का? दूसरा फैक्टर क्या होता है? दूसरा फैक्टर होता है वाइंड की स्पीड भी ज्यादा होना चाहिए। वाइंड की जो स्पीड है वो भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। पहला फैक्टर तो टेम्परेचर का रहता है, दूसरा फैक्टर क्या रहता है कि वाइंड की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। वाइंड की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। आप बताइए, कभी हवा चलती है तेज तो चीजें जल्दी सूख जाती हैं। आप अपने कमरे में देखो, जैसे मान लो कि कहीं आप देखा है फर्श पे पानी वगैरह गिर जाए, या फिर जो घर पे जो मम्मी होती है वो पोछा वगैरह लगाती है तो पंखा खोल देते हैं, उसके बाद में फैन को ओपन कर देते हैं जिससे वो जल्दी सूख जाए। क्यों फैन को ओपन किया जाता है? इवेपोरेशन की रेट को बढ़ाने के लिए। वाइंड स्पीड ज्यादा, इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाएगी, मतलब इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा। ये आपको समझ में आया? ये आपको समझ में आया? और बताइए क्या होता है, और बताइए क्या होता है भाई? उसका जो सरफेस एरिया है, उसका जो सरफेस एरिया है, वहां पर चल रहा है, उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। आप यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास में कोई वाटर वगैरह है, ठीक है, आप उसको अगर छोटे कंटेनर में रखेंगे और एक आप उसको बड़े मतलब फर्श से उलीच देते हैं, तो एक बड़े उसमें हो जाएगा, वो जल्दी आपका जो है सूख जाएगा। लेकिन अगर कोई गड्ढे वगैरह में पानी भरा होता है तो क्या वो इतनी जल्दी सूखता है? वो इतनी जल्दी नहीं सूखता, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत कम है और उतना ही पानी, मैं वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा हूँ, उतना ही वाटर आप पूरे फर्श पे उलीच दीजिए। सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो वो क्या होगा? वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, वाइंड स्पीड ज्यादा होना चाहिए, सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। चौथा जो फैक्टर बनता है इवेपोरेशन का वो आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, अब बताइए ह्यूमिडिटी होता है भाई आपके चारों तरफ जो एक नमी सी रहती है ना, इसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। मतलब ये जैसे सर्दियों में रहता है नमी टाइप की,
आपके इन्वायरमेंट में, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। मुझे क्या बताइए, आप कभी कपड़े सुखाने जाए छत पे और चारों तरफ बहुत नमी हो, जैसे सर्दियों की रातों में होता है ना कि आप कपड़े डाले और वो सूखने की वजह से गीले हो जाते हैं, तो ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इवेपोरेशन नहीं हो पाता। ह्यूमिडिटी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और चीजें तो हमें ज्यादा दिख रही है, टेम्परेचर ज्यादा, वाइंड स्पीड ज्यादा, सर्फेस एरिया ज्यादा, लेकिन ह्यूमिडिटी क्या है? कम। ह्यूमिडिटी हमें क्या रखना है? कम रखना है। ये तीन चीजें ज्यादा रखनी है, ह्यूमिडिटी कम रखना है, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन की रेट को आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, सरफेस एरिया का मैं एक एग्जांपल और बताऊं, जैसे मान लीजिए कि आप जब कपड़े धोने डालते हैं छत पे, तो आपने देखा होगा कि आप उसको फैला के डालते हैं, जितने कपड़े होंगे ना उनको ऐसे, ऐसा कभी देखा है कि आप एक ट्यूब वाली रख दी हो ऐसे, मतलब दबा के बिल्कुल, तो उससे कपड़े जल्दी नहीं सूखते। जब आप फैला के डालते हैं ना उसको, तो उससे जल्दी सूखते हैं। क्यों सूखते हैं? क्योंकि आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन की रेट क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये चार फैक्टर्स आपको याद रखने हैं जिससे इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है। टेम्परेचर ज्यादा, वाइंड स्पीड ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा, ह्यूमिडिटी कम। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। इसके बाद में इवेपोरेशन के बारे में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आती है और वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मतलब क्या लाइन है? सुनिए, इवेपोरेशन causes cooling। ये भाई साहब क्या मतलब है? ये क्या मतलब है कि इवेपोरेशन causes cooling? इवेपोरेशन तो आप समझ गए कि इवेपोरेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये आप समझ गए, लेकिन क्या इवेपोरेशन से मतलब कूलिंग होती है? कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है? मतलब कि इवेपोरेशन हुआ और उस जगह पर भाई साहब ठंडी ठंडी जगह हुई, कैसा होता है? अच्छा, आपने कभी देखा है कि जैसे मान लो कि गर्मियां पड़ रही हो, ठीक है, आपने कभी देखा कि जैसे मान लो कि गर्मियां पड़ रही हो, तो गर्मियों में क्या होता है? छत बहुत गर्म हो जाती है, तो बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं? बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए कि आपकी घर की छत है, ठीक है, ये घर की छत है, ठीक है, ये घर की क्या है? छत। अब यहाँ पे भाई साहब सूरज साचू है, ठीक है, अब इनकी डायरेक्ट रेस पड़ रही है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या पड़ रही है? रेस पड़ रही है, तो ये छत क्या हो जाएगी? बहुत गर्म हो जाएगी। आप क्या करेंगे? आप इसमें पानी डाल दिया, तो शाम के टाइम पे आपने देखा है कि कई लोग क्या करते हैं कि शाम के टाइम पे जब सूरज ढलने को होता है तो उस टाइम पे वो वाटर डाल देते हैं, पानी छत में पानी ऐसे लेकर से डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे ये रहता है कि मैंने आपको बताया कि सूरज तो अभी भी थे, सूरज की जो मतलब सन की जो रेस पड़ रही थी, सनलाइट पड़ रही थी, वो तो अभी भी थी, तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है। वाटर इवेपोरेट होता है, ये तो आपको पता है कि वाटर इवेपोरेट होगा, और ऐसा कोई बॉइलिंग वाला टेम्परेचर तो है नहीं, ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइल होगा, बॉइल तो नहीं होगा ना, बॉइल तो नहीं होगा, इवेपोरेट होगा, ठीक है, इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेशन में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, मतलब कि सरफेस की पहली जो सरफेस होगी उसकी लेयर जो है ना वो इवेपोरेट होगी। लेकिन भाई साहब ये चीज मुझे समझ में नहीं आई कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होगी। आप देखेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए तो किया जा रहा है कि जैसे छत पे पहले गर्म थी, आपने पानी डाला, इवेपोरेशन हुआ, तो आप देखेंगे थोड़ा ना ठंडा ठंडा सा महसूस होगा, थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा महसूस होगा। क्यों होगा ऐसा? बताइए। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, भाई क्यों ऐसा हुआ है कि इससे ऐसा हो रहा है? और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, हम अभी एक एक करके सारे एग्जाम्पल की बात करेंगे, लेकिन ये मैंने छत वाला एग्जाम्पल क्यों लिया है इसका ये बिल्कुल आप देखेंगे कि जनरली आपको देखने में मिलेगा। तो पहले मैं यहाँ से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मतलब जो ये इवेपोरेशन है वो कूलिंग क्यों कर रहा है, इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग क्यों कर रहा है, मुझे बताइए। चलो समझाऊँ मैं? देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास में बिल्कुल भी नहीं चल रहा है हमारा, तो ये आपके पास में जमीन है, ठीक है, ये आपके रोड वगैरह है। अब इसमें क्या हुआ है? इसमें बढ़िया आपने क्या किया, इसमें आपने पानी डाल दिया, इस तरह से क्या किया? पानी डाल दिया। मैं पानी का थोड़ा ज्यादा बना रहा हूँ जिससे मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो है ये वाटर की फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, मैंने 3 लेयर बनाई है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करते हैं, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। तो देखो, आपको पता है कि ये सब पार्टिकल्स हैं, ये सब क्या है? पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स के पास में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। पार्टिकल्स के पास में अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है और पार्टिकल्स मूव भी करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग। याद करिए वो पुराने दिन जो मैंने आपको बताए थे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटीन्यूअसली मूव करते हैं, तो मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हुई है। तो तीनों लेयर्स के पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी होगी। अब क्या है? देखो, इसके भी पास में काइनेटिक एनर्जी है, इसके भी पास में है, इसके भी पास में है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि सन है ये, ठीक है, ये क्या है? सन है। तो सन की जो मतलब जो रेज होंगी वो सबसे पहले तो सबसे ऊपर तो इसी के पास जाएंगी ना। ये जो वाली लेयर है, ये वाली जो लेयर है, फर्स्ट वाली जो लेयर है, सबसे पहले इसी पे तो सनराइज पड़ेगी।
सबसे पहले इसी पे तो सनलेस पड़ेगी। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये जो आपकी फर्स्ट लेयर दिख रही थी, ये जो फर्स्ट लेयर दिख रही थी, ये बहुत ज्यादा हीट होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी कैसे भाई साहब, ये अपने आप तो ऐसा तो है नहीं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इसका जो है ये पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी थी, इसके नीचे वाली लेयर के पास में काइनेटिक एनर्जी थी, इसके नीचे वाली लेयर के पास में काइनेटिक एनर्जी थी। तो ऊपर वाली जो लेयर थी उसने क्या किया, अपनी पीछे वाली लेयर से काइनेटिक एनर्जी को लिया है, उसने अपनी पीछे वाली लेयर से काइनेटिक एनर्जी को लिया है, जिससे क्या हुआ, ये तो भाई उड़ गए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, डिफ्यूजन रेट हुआ, ये पार्टिकल्स तो उड़ गए, ये वाली लेयर तो क्या हुई, उड़ गई। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये वाली लेयर जो थी, क्या इसके पास में जो अभी काइनेटिक एनर्जी थी क्या वो कम नहीं होगी, कि इसके पास में काइनेटिक एनर्जी कम नहीं होगी, क्योंकि इससे तो एनर्जी ऊपर वाला ले गया ना, ऊपर वाला ले गया एनर्जी, वो तो चला गया, अब इसके पास क्या हो गई, कम हो गई, इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। अब बताओ क्या होगा, अब ये होगा, चलो अच्छा चलो ये सनरेज तो मैंने हटा देंगे, अब शाम तो हो गई होगी, ठीक है, या वैसे भी सनरेज मतलब शाम वाली बात नहीं है, आप किसी भी टाइम पे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो हटा दिया, ठीक है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, कम हुई, इसके पास में काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, कम हुई, ठीक है। अब ये वाली जो लेयर है ये अपनी नीचे वाली लेयर से काइनेटिक एनर्जी लेगी, ठीक है, तो ये वाली भी क्या करेगी, इवेपोरेट करेगी, डिफ्यूजन रेट बढ़ी, इवेपोरेशन कर दिया, ये वाली भी क्या हुई, यहाँ से चली गई। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो और कम रह गई, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो और कम रह गई। अब ये भी भाई देखो, इसके नीचे कुछ है तो जमीन है, उसमें तो पार्टिकल्स हैं, उसमें तो पार्टिकल्स है भाई, उनके पास में तो काइनेटिक एनर्जी होगी, भले ही कम हो, कितनी भी कम हो, लेकिन ये क्या करेगा, उसकी भी काइनेटिक एनर्जी को लेकर के उड़ जाएगा, ये क्या करेगा, उसकी भी काइनेटिक एनर्जी को लेके उड़ जाएगा। अब आप कहोगे जमीन भी उड़ जाएगी, भाई जमीन क्यों उड़ेगी, जमीन थोड़ी ना उड़ेगी, जमीन थोड़ी ना उड़ेगी, ये तो वाटर का तो लिक्विड के तो इवेपोरेशन हो रहा है, लिक्विड चेंज हो रहा है किसमें, गैस में, सॉलिड से लिक्विड चेंज होने में थोड़ी नहीं वेपराइजेशन कहते हैं, लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो हम वेपराइजेशन कहते हैं। तो आप देखिए धीरे धीरे करके काइनेटिक एनर्जी का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो क्या होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये जमीन क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो धीरे धीरे जमीन क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। अब देखिए ये आपको एग्जांपल समझ में आया, ये आपको एग्जांपल समझ में आया, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है, ठीक है। मुझे क्या बताइए, जैसे ये आपके पास में मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये क्या बनाया मैंने, मुझे तो लगता है मैंने एक अर्दन पोट बनाया है, ठीक है, मटका, मटका, ठीक है, मटका बनाया मैंने, मटका। तो आप देखिए, आपको पता है गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में जब आप मटके में पानी रखते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है, ऐसा क्यों है, गर्मियों में पानी जो मटके में पानी रखते हैं वो ठंडा क्यों जाता है, मुझे बताइए। देखो आपको पता होगा कि मटके में छोटे छोटे से छेद होते हैं कि नहीं होते, होते हैं, छोटे छोटे से तो होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये वाटर है, ठीक है, ये सब वाटर के पार्टिकल्स से बैठे हैं और इसके अंदर भी पार्टिकल्स होंगे, लेकिन सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं वही वाला जो छत वाला केस बताया ना, वही वाला है, सरफेस पार्टिकल्स है वो वाले, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पीछे वाले जो पार्टिकल्स हैं, मतलब ऐसा धक्का मुक्की चल रही है, मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, तो पीछे वाले जो पार्टिकल्स हैं वो इसको फोर्स कर रहे हैं, भाई काइनेटिक एनर्जी ज्यादा धक्का मुक्की चल रही है और ये बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी लेकर के ये और काइनेटिक एनर्जी पीछे वालों की लेकर के और ये हो जाएगा फुल, भाग गया ये, ठीक है, ये तो भाग गया, इवेपोरेट कर गया। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो फिर ये क्या कर देंगे, कूलिंग कॉज कर देंगे। मतलब सरफेस भी आप देखेंगे, सरफेस पे भी आपको देखेगा तो उन्हें गीला गीला जो दिखता है, इसलिए दिखता है कि सरफेस पे पार्टिकल्स जाते हैं तो वेपर बन जाते हैं, तो वहां पे वेपर जैसे दिखती है, ठीक है। तो पूरा केस जो है ना वो आपका काइनेटिक एनर्जी का ही है, पूरा केस आपका काइनेटिक एनर्जी का है। सीधा सा है कि एक सरफेस उड़ेगी, पीछे वाली काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वो कूल कर जाएगी, ये होता है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। समझ में आया नहीं है, बताओ, ठीक है। तो दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, और इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है कि वो डिजर्ट कूलर जो होते हैं वो गर्मियों में क्यों मतलब ठंडा मूव करते हैं, तो वो भी वही कॉज का इवेपोरेशन थी, ठीक है, इसका सबके रीजन इवेपोरेशन है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है कि मतलब गर्मियों में आपको कॉटन के कपड़े क्यों पहनना चाहिए, या फिर आप ये पूछ लें कि गर्मियों में आपको किस टाइप के कपड़े पहनना चाहिए, तो सीधी सी बात है कि आप हल्के कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, फैब्रिक क्लॉथ पहने, जिससे क्या होता है कि जिससे क्या रहता है, हाँ एक तो वो पोर्स वाले कपड़े जरूर पहने, क्योंकि जब आपके अंदर स्वेटिंग आएगी तो वो स्वेटिंग इवेपोरेट कैसे करेगी, अगर वो छोटे छोटे पोर्स होंगे, आपने देखा होगा वैसे कुछ कपड़े होते हैं छोटे छोटे पोर्स हैं, तो वो स्वेटिंग इवेपोरेट करके हट जाएगी, तो इससे थोड़ा ना कूलिंग भी महसूस होगी वहां पे। अब आपने ऐसे पहले वहां सब मोटे ताजे कपड़े होते हैं ना, सिल्क वगैरह के वैसे कपड़े,
तो अंदर पसीना भी निकल रहा है, अब वो बाहर भी नहीं जा पा रहा, वेपराइज नहीं कर पा रहा, तो अंदर क्या होगा, और गर्मी लगेगी, घुटन होगी उसमें। ठीक है, तो हल्के कपड़े पहनिए, मजे से रहिए, बिंदास रहिए, गर्मियों का आनंद लीजिए। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जैसे आप अपने हाथों में जो एक एसिड टोन क्या होता है, वो नेल पॉलिश रिमूवल, सॉरी नेल पॉलिश रिमूवल, ठीक है, तो उसको जब अपने हाथ पे ऐसे रख देते हैं तो थोड़ा ठंडा ठंडा सा महसूस होगा। आप अगर उसी को नहीं, बहुत सारी चीजें होती है, पेट्रोल वगैरह को, इनको भी आप अपने मिट्टी के तेल को अपने हाथ पे रख देते तो ठंडा ठंडा महसूस होगा। क्यों हो रहा है महसूस? क्योंकि वही चीज है कि आपके हाथ से वो मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो आपके हाथ से, क्योंकि हीट है, यहाँ पर हीट है, तो वो इस हीट एनर्जी को, उस काइनेटिक एनर्जी को अपने साथ में लेकर के इवेपोरेट कर जाते हैं, और वहां पे काइनेटिक एनर्जी उस जगह पे क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे मान लो ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हैंड है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको रख दिया, तो आपके हाथ में तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। आपका जो हाथ है इसमें तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ज्यादा। ठीक है, और मतलब आप कह सकते हैं हीट एनर्जी भी क्या थी, ज्यादा थी। यही हीट एनर्जी को लेकर के ये क्या होगा, इवेपोरेट कर जाएगा। मतलब आपने अपने हाथ में वो रखा एसीटोन या फिर जो भी है आप रखेंगे, तो उसके बाद में ये हीट एनर्जी लेगा, एब्जॉर्ब करेगा अपने हैंड से, और ये वेपराइज कर देगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज और होती है, जैसे आपने देखा है कि आप एक वैसा ग्लास लीजिए, खाली ग्लास, और उसमें एकदम से वैसा बर्फीला पानी डाल दीजिए, तो आपको उस ग्लास के चारों तरफ थोड़ा ना वेपर टाइप का कुछ दिखेगा। ठीक है, ऐसा मतलब छुएंगे तो वो पानी बन जाता है, ऐसा कुछ दिखेगा। भाई ये क्या जादू होता है? आप पानी तो अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, आप पानी तो अंदर डाल रहे हैं, फिर ये बाहर ऐसा क्यों दिख रहा है उसमें? ये क्या रीजन है बताइए? बाहर आपको क्यों दिख रहा है? पानी हम अंदर डाल रहे थे, वो बाहर से एकदम से गीला क्यों हो गया? सीधी सी बात है, अभी वो जो कंटेनर था वो बिल्कुल नॉर्मल था, आपने एकदम से उसमें ठंडा लिक्विड डाला, उसका टेम्परेचर कम था, इसमें डाला, तो इस पूरे ग्लास का क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो गया, इस पूरे ग्लास का टेम्परेचर कम हो गया। अब आपको पता है कि इस ग्लास के चारों तरफ गैस थी, इस ग्लास के चारों तरफ गैस है, भाई गैस तो हर तरफ है, तो जैसे आप इस लिक्विड पे, जैसे मान लीजिए कि ये ग्लास है, ठीक है, ये क्या है, ग्लास है, तो इसके चारों तरफ ऐसा गैस है, ये चारों तरफ इसके गैस है, तो ये इसका टेम्परेचर कम हो गया था ना, इसका टेम्परेचर कैसे कम हुआ था? इसका टेम्परेचर कम हुआ था कि आपने ठंडा पानी डाला, तो इस पूरे कंटेनर का टेम्परेचर कम हो गया। अब ये गैस जब इस कंटेनर के टच में आएगी तो टेम्परेचर टच में आएगी, मतलब अगर गैस का टेम्परेचर कम हो जाए तो वो क्या बन जाता है, वो लिक्विड ही तो बन जाता है भाई, लिक्विड ही तो बन जाता है। तो अगर अभी ये वेपर थी और ये ठंडे वाले कंटेनर के टच में आ गई तो क्या बन गई, लिक्विड बन गई। आप चारों तरफ देखेंगे वो लिक्विड ही होता है बस। ठीक है, और कुछ नहीं देखा इसमें, और तो मैंने सारी चीजें बताई दी, और अगर एक आध दो चीजें रह जाएंगी ना क्वेश्चन के फॉर्म में तो वो मैं एनसीईआरटी में बता दूंगा आपको। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको एनसीईआरटी में क्लियर कर दूंगा। तो ये आपका लास्ट वाला जो पार्ट था इस चैप्टर का, अभी खत्म नहीं हुआ है पूरा चैप्टर, वैसे तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ठीक है, मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बताया था इस पूरे चैप्टर में, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जल्दी से देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज मैटर, यहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत हुई थी। बहुत अच्छे से हमने आपको बताया था कि मैटर क्या होता है। उसके बाद हमने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। भाई जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये मैंने आपको बताया था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके बाद में क्या बताया था, तीसरा पार्ट क्या बताया था, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, भाई जो मैटर होते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है, फिर हमने देखा कि मैटर पार्टिकल से बना होता है, तो बताइए इन पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर हमने देखा कि मैटर चलो ठीक है पार्टिकल से बना होता है, लेकिन मैटर कौन कौन सी स्टेट्स में पाया जाता है। तो इस चैप्टर में तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पर देखा था। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ना इस मैटर नॉन प्योर, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या देखा, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कि जो मैटर की जो स्टेट्स होती हैं क्या वो आपस में चेंज हो सकती है। बहुत बड़ा लेक्चर था, बहुत सारी चीजें थी, बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल लेक्चर था वो। ठीक है, और खासकर उसमें भाई साहब जो ग्राफ आया था ना बहुत खतरनाक था वो। ठीक है, और पांचवा वाला जो पॉइंट आता है आपका टॉपिक, वो आज हमने पढ़ा है इवेपोरेशन। ठीक है, इसमें आपने क्या क्या पढ़ा है इवेपोरेशन में, इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग, उसका हमने पढ़ा था फैक्टर्स फॉर इंक्रीजिंग द इवेपोरेशन, 4 फैक्टर्स मैंने बताए थे, और फिर मैंने ये वाली लाइन बताई थी इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, कैसे इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है।